प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान के बारे में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलो कीटोन की मदद से किसी बेस की प्रेजेंस में अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फ्यूरान का फॉर्मेशन होता है, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान का फॉर्मेशन होता है। अब आज हम इसके मैकेनिज्म के बारे में इसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके रेडियोसेलेक्टिव आउटकम के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार अगर हम यहाँ पे बेस के साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो R2 ग्रुप होता है यहाँ पे 5th पोजीशन पे जाता है और यहाँ पे जो 4th पोजीशन पे होता है। यानी किस प्रकार जो सोडियम आयोडाइड और या फिर पोटेशियम आयोडाइड अपना इफेक्ट डालते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 5 सब्स्टिट्यूट होता है, बल्कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो 4 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम अगला एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर हम इसी रिएक्शन को अगर हम अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं, कोई बेस यूज़ नहीं करते हैं, केवल अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास, तब ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आता है और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। क्योंकि ये जो दोनों रिएक्शन है ये होती है फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस और ये होता है हमारे पास मॉडिफाइड फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस। और ये जो हमारे पास रिएक्शन जो है यहाँ पे अलग नाम है। यहाँ पे इसके बारे में हम जानेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी होगी अगर हम इन्हीं रिएजेंट का यूज़ करके अगर हम अमोनिया के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा किस तरह चेंज होगा और उसके जो एस्पेक्ट होंगे किस तरह बिहेव करेंगे, या इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। क्या ये नाम फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस होगा या उसका कुछ और नाम होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट फ्यूरान ही होगा या यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अलग होगा। यानी हम इन तीनों रिएक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस के बारे में। अगर हम एक अल्फा हेलो बीटा कीटो एस्टर को और अल्फा हेलो कीटोन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड यहाँ पे हो सकता है, ट्राई इथाइल अमाइन हो सकता है और यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड हो सकता है। उसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हमारे पास जो होता है वह सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान। तो हमारे पास किस तरह से बेस यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरान करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है मैकेनिज्म ऑफ द फेस्ट बाइनरी सिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो बेस होता है वह बेस का काम मुख्य ये होता है कि वह प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है या प्रोटॉन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो कार्बन है ये है 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप और यह इसके इस तरफ भी क्या है कार्बोनिल ग्रुप है। यह 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से घिरा हुआ है, इसलिए जो कार्बन होता है उसके ऊपर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरफ से हो जाते हैं। यहाँ पे जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है और इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बेस जो हमारे पास है यहाँ पे इनमें से कोई भी जो एक बेस अगर हम डालते हैं वह कहाँ पे अटैक करेगा, वह अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रोटॉन मिल रहा है तो वह अटैक करता है यहाँ पे इस प्रोटॉन के ऊपर। और ये बेस जो है यहाँ पे इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होता है एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे यहाँ पे इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अल्फा कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है नेगेटिव चार्ज का, हम कह सकते हैं कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हमारे पास होता है इसके साथ जब कार्बेनाइन जो होता है ये अटैक करता है अल्फा हेलो कीटोन के ऊपर, तब कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे इसके बाद 2 पोजीशन है, या तो इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकता है, हो सकता है इस कार्बन के ऊपर वो अटैक कर सकता है। तो इनमें से किस कार्बन पे अटैक करेगा? ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये जो क्लोरीन होते हैं एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये लीव नहीं करेगा। तो ये कहाँ अटैक करता है? ये जो कार्बेनाइन है उसका जो कार्बन है वो अटैक करता है इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर को तोड़ देता है। यानी इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ये अटैक करता है। तो हमारे पास जो आउटकम आता है हमारे पास होगा ये दोनों जो आपस में अटैच हो जाते हैं कार्बन इस तरीके से, और हमारे पास जो आउटकम आता है वही इस तरह का होता है। और ये होता है हमारे पास CCOR, और हमारे पास ये जो कार्बन है यहाँ से OH क्रिएट होता है। यहाँ से OH कहाँ से आता है? क्योंकि यहाँ से जो बेस ने जो हाइड्रोजन अपसेट किया था वह ये ऑक्सीजन यहाँ से गेन कर लेता है, यहाँ पर हमारे पास आता है
OH ग्रुप अटैच हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास अभी भी हैलोइड ग्रुप इसके साथ अटैच है या क्लोरीन इसके साथ अभी भी अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन इसने गेन किया था, इस ऑक्सीजन ने गेन किया था बेस से, जो भाई यहाँ से था, बेस दोबारा से क्या हुआ, बेस दोबारा अटैक करेगा। उसी प्रकार किस हाइड्रोजन के ऊपर, इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी मौजूद है यहाँ पे, तो वो दूसरा जो बेस है दोबारा अटैक करता है कहाँ पे, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। तब दोबारा हाइड्रोजन पे अटैक करने पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा, यह मैं कहता हूँ यहाँ पे बेस जो है अटैक करता है यहाँ पे कौन से हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता है। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है फिर यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन एक बार फिर से होता है। यानी यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है, इसके साथ अटैच है COR और यहाँ पे कीटो ग्रुप अटैच है और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एक हैलाइड और यहाँ पे OH, यहाँ पे है R2 ग्रुप अटैच है यहाँ पे। उसके बाद फिर से कार्बेनाइन के बाद दो चॉइस है, यहाँ पे अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है इसके साथ और ये पाई बॉन्ड टूट सकता है। एक चॉइस ये है। दूसरा चॉइस ये है कि ये अटैक कर सकता है इस कार्बन के ऊपर डायरेक्ट। तो यहाँ पे दो चॉइस है, लेकिन जो पहली चॉइस है उसमें यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा यदि ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करे तो। लेकिन अगर ये जो कार्बेनाइन अटैक करता है डायरेक्ट इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ 3 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल देन दी 3 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो 5 मेंबर रिंग का होगा, यानी कि ये जो कार्बेनाइन है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा 5 मेंबर रिंग होगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा। COOR यहाँ पे OH यहाँ पे R2 अटैच था और यहाँ पे Cl जो वो इसको छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ 5 मेंबर रिंग का, यहाँ पे जो है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, ये डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो आइसोलेबल होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो होता है उसको हम रिएक्शन को फ्रीज करने के बाद हम इसको गेन कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो उसको आइसोलेट किया जा सकता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो आइसोलेबल होता है। उसके बाद इसको हीट करके डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कैसे होती है, बीटा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काम करेगा। यहाँ पे जो H है और यहाँ पे OH ग्रुप है, जो H ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से OH बाहर निकलेगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह होगा सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान। इस तरीके से हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वह होगा कि अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर बेस के साथ अगर हम डालते हैं पोटासियम आयोडाइड या फिर हम डालते हैं सोडियम आयोडाइड तो किस प्रकार ये आउटकम जो वो यहाँ पे जो R2 ग्रुप है यहाँ पे 4th पोजीशन पे, यानी 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट ना होकर के 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये जो रिएक्शन हमारे पास किस तरह काम करेगी, यहाँ पे जो बेस होता है वो अटैक करता है इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर जहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बेनाइन फिर क्या करता है, तो कार्बेनाइन अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच है। यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तो ये कार्बन यहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ फिर से जो है बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद जो बेस है वहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन और यहाँ पे अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है वो फिर से अटैक करता है इसके ऊपर। तो हमारे पास फिर एक कार्बेनाइन दोबारा बनता है यहाँ पे, और यह कार्बेनाइन यहाँ पे इसके साथ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना करके यहाँ 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। यह हुआ हमारा 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जो होता है आइसोलेबल होता है, यानी इसको आइसोलेट किया जा सकता है, रिएक्शन को फ्रीज किया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद इसको डिहाइड्रेट करके यहाँ पे फ्यूरान का डेरिवेटिव गेन किया जा सकता है। तो ये हमारा हुआ फेज्ड बाइनरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। अब हम इसके आउटकम को देखते हैं। अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम आयोडाइड का या फिर हम यूज़ करते हैं पोटासियम आयोडाइड का, तो किस तरह से वह सोडियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड जो है इसका आउटकम को चेंज कैसे करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वही है, लेकिन हमारे पास जो रिएजेंट डाल रहे हैं हम बेस के साथ अगर हम क्या डालते हैं पोटासियम आयोडाइड, तो किस तरह पोटासियम आयोडाइड जो इसका आउटकम को चेंज करेगा या रेडियो सेलेक्टिविटी को चेंज करेगा। यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अपने रीजन को या अपने स्थान को, अपनी पोजीशन को किस तरह से चेंज करेगा, किसकी वजह से, पोटासियम आयोडाइड की वजह से। हम यहाँ पे रेडियो सेलेक्टिविटी का
फाउंड करेंगे, यानी रेजियो सिलेक्टिविटी का जो है ना वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। रेजियो सिलेक्टिविटी का रीज़न ढूंढते हैं यहाँ पे कि किस तरह ये पोटेशियम आयोडाइड जो है इसकी रेजियो सिलेक्टिविटी को चेंज करता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। हमें पता है पोटेशियम आयोडाइड एक आयनिक कंपाउंड, और यहाँ पे ये फॉर्म क्या करेगा, आई नेगेटिव देगा यहाँ से। और आई नेगेटिव क्या आता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। आई नेगेटिव क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। और गुड न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, वह अटैक करता है कहाँ पे, वह अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे पहले कोई एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो। तो आई नेगेटिव जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास जो आउटकम आता है यहाँ पे आइडो हेलोकीटोन होगा, यानी आइडो कीटोन होगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बीटा कीटो एस्टर अभी भी यहीं पे वैसे है मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप, यहाँ पे R1, और इस यहाँ पे जो हमारे पास जो है ये जो हमारा अल्फा हेलो कीटोन था या क्लोरो कीटोन था हमारे पास, अल्फा क्लोरो कीटोन था, वो चेंज हो जाता है अल्फा आइडो कीटोन के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है कि यहाँ पे R2 लगा हुआ है, और यहाँ पे ये भी R2 होगा। और यहाँ जो है यहाँ पे अब रिप्लेस हो जाता है, क्लोरीन की जगह आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। या यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पहली रिएक्शन कौन सी है, वो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ये आई जो है अटैक करता है, इसको यहाँ से बाहर निकालता है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, फिर अगर हम इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो बेस अपना वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। बेस का काम करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी ये कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तब ये कार्बेनाइन जो है इसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे अब देखने की बात है कि ये कार्बेनाइन कहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे हमारे पास बीटा कीटो एस्टर्स का जो कार्बेनाइन फॉर्म हुआ है उसका हमें अब देखना है कि वह अटैक कहाँ पे करता है, R1, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास हुआ। फिर यहाँ पे I को मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा R2। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो कार्बेनाइन फॉर्म होता है यहाँ पे इसको एक गुड लिविंग ग्रुप मिल रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर इसको एक गुड लिविंग ग्रुप मिल रहा है, यानी आयोडीन जो एक गुड न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ क्या गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो इस तरह से ये कार्बन जो है यहाँ पे अटैक न करके कहाँ पे अटैक करता है, इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो ये I जो यहाँ से लीव हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ये बाहर हो जाता है, यानी ये लेफ्ट कर जाता है इस यहाँ पे इस कार्बन को। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है इस तरीके से। हमारे पास यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा R1, और हमारे पास यहाँ पे था एस्टर ग्रुप अटैच था। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यह है कौन सा कंपाउंड है, 1,4 डाई कार्बोनिल, 1,4 डाई कार्बोनिल, जिसका हमने जिक्र किया था पेलनोर सिंथेसिस में, जो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पेलनोर सिंथेसिस के बारे में पढ़ सकते हो। यह जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा पेलनोर सिंथेसिस की फॉर्म में प्रोसीड करेगी। यहाँ पे 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो पेलनोर सिंथेसिस क्या बताता है कि वह आगे प्रोसीड करने पर, उसको हीट करने पर, या अगर हम बात करें यहाँ पे H2O की प्रेजेंस में या P2O5 के प्रेजेंस में अगर मुझे रिएक्शन को करवाते हैं हम, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पे वह होगा फ्यूरान फॉर्मेशन होगा। यानी 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, P2O5 की प्रेजेंस में, या उसको डिहाइड्रेट किया जाए तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह आता है फ्यूरान। यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप है वह सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगे हुए यहाँ पे, तो हमारे पास जो ग्रुप यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान होगा। यानी हमारे पास जो है यहाँ पे R2 5th पोजीशन पे चला जाता है। पहले वाले केस में जब हमने सिंपल फेस्ड बाइनरी सिंथेसिस का स्टडी किया था, तब हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे जो फ्यूरान प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे जो R2 ग्रुप है वो 4th पोजीशन पे जाता है, लेकिन इस केस में हमारे पास कहाँ पे आता है, यह R2 ग्रुप 5th पोजीशन पे आता है। यानी कि सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में यहाँ पे हमारे पास जो रेजियो सिलेक्टिव आउटकम आता है वह हमारे पास जो R2 ग्रुप है वह 5th पोजीशन पे आता है। अब हम डिस्कस करेंगे अगर इसी रिएक्शन को हम अमोनिया की प्रेजेंस में करवाएं तब क्या होगा।
अगर हम इन्हीं सबस्ट्रेट के साथ यही रिएक्शन अगर अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं, किसी बेस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में न करवा करके हम अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब हमारे पास आउटकम क्या होगा, उस रिएक्शन का नाम भी क्या होगा। यहाँ पे रिएक्शन का नेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है जो अमोनिया की प्रेजेंस में करवाई गई है वो किसी दूसरे वैज्ञानिक के द्वारा करवाई गई है, और उस वैज्ञानिक का नाम है हेंसेस। उसका नाम जो है हेंसेस, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेंसेस पायरोल सिंथेसिस। यानी हमारे पास अमोनिया के प्रेजेंस में फिक्स्ड बाइनरी सिंथेसिस के अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है और उन्हीं की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, तब हमारे पास जो होगा आउटकम क्या होगा, वह होगा पायरोल होगा, वहाँ पे पायरोल सिंथेसिस होगा, और इस रिएक्शन का जो नाम होता है हेंसेस पायरोल सिंथेसिस होता है। तो किस तरह से अमोनिया जो है यहाँ पे बिहेव करेगा कि वह रिएक्शन जो क्या कहलाती है, हेंसेस पायरोल सिंथेसिस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अमोनिया जो होता है वह कीटो ग्रुप पे या किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अमोनिया हो, चाहे वो अमोनिया का डेरिवेटिव हो, अगर वहाँ पे उसको मिलता है कहीं से भी और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिलता है, तो वह अटैक करता है उस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के ऊपर। तो वह क्या फॉर्म करता है, इमीन फॉर्मेशन करता है। क्या करता है वो, इमीन फॉर्मेशन करता है। तब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमारे पास दो टाइप के, एक ये वाला जो है ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और एक ये जो अल्फा हेलो कीटोन वाला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे अमोनिया जो है किस पे अटैक सबसे पहले करेगा, वह हमारे पास जो है कि हमारे पास ये जो आउटकम आएगा उसका जो होगा वह स्टेबलाइज ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वह टोटेमराइज हो जाता है यहाँ पे तो उसका जो कंजुगेशन है वह यहाँ से लेकर के इस कार्बन तक चली जाती है। तो उसकी वजह से अमोनिया जहाँ यहाँ पे अगर अटैक करता है उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए अमोनिया जो अटैक करता है यहाँ पे अटैक करेगा वह, और यहाँ पे जो आउटकम होगा यह अमोनिया अगर यहाँ पे रिएक्शन करता है इसके साथ, यानी यहाँ पे अमोनिया अटैक करता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा ये हम कह सकते हैं कि एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा। क्यों काम करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अटैच है, इसलिए वह जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। और यहाँ पे जो इमीन फॉर्मेशन होगा, जो हम +2 क्लास में या फिर BSc सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं कि अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और वहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव है तो वहाँ पे इमीन फॉर्मेशन होता है, यानी हमारे पास यानी नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तब हम इसको अगर हम देखते हैं, ये अमोनिया जब रिएक्ट करता है इसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास R1 और ये होता है COOR। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट आता है वह क्या करता है, टोटेमराइज हो जाता है। यहाँ पे टोटेमराइज किस तरह होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो नाइट्रोजन आता है यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ से ये H गेन करता है। तो हमारे पास जो आता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट और यहाँ पे होगा NH2 ग्रुप और यहाँ पे R1 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, मैं कह रहा था कि ये जो होता है यहाँ इसकी कंजुगेशन यहाँ से लेकर यहाँ इस कार्बन तक पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, फिर ये बदले में यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर बदले में ये कंजुगेशन यहाँ पे जाती है। यानी अगर कंजुगेशन इसकी देखी जाए तो वह ज़्यादा दूर तक जाती है, यानी कि उसकी कंजुगेशन लंबी कंजुगेशन होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो अमोनिया है वो अटैक करती है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करती है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है ये वह रिएक्ट करता है फिर अल्फा हेलो कीटोन के साथ, फिर अटैक करता है ये अल्फा हेलो कीटोन के साथ। हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास R1 है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास COOR ग्रुप। और यहाँ पे जो होता है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा हेलो कीटो ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास R2 और यहाँ पे होगा Cl। और यह जो यहाँ पे जो अमोनिया है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बदले में यहाँ पे कार्बन आयन जो बनेगा वह अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैक करता है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है फिर ये हमारे पास आता है इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से NH डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, यहाँ पे हुआ R1 और यहाँ पे NH2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है इसके साथ ये जो कार्बन है
3 हाइब्रिडाइज कार्बन है डबल बॉन्ड बनाता है, यानी इसके साथ अटैच हो जाता है यहाँ पे, और इसके साथ अटैच है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक R2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है। यहाँ से जो Cl नेगेटिव जो है रिप्लेस हुआ है वह क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से गेन करता है, यानी यहाँ से जो NH फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक H जो प्रोटॉन जब स्टेट किसके द्वारा कर लिया जाएगा, जो Cl यहाँ नेगेटिव यहाँ से गया है वह यहाँ से एक H को यहाँ से हटा लेता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो फिर से टोटमराइज होता है, यानी ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे टोटमराइज होगा, यहाँ पे यहाँ से एक H यहाँ से गेन करता है और यहाँ से एक डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे NH2 फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड और यहाँ पे R2। अगर हम देखें अमोनिया का डेरिवेटिव और उसकी विसिनिटी के अंदर क्या रखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्या वह रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको ये बेनिफिट भी हो रहा है कि वो 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है यहाँ से अटैक आपस में रिएक्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है इस तरीके से डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास R1 और यहाँ पे होता है R2 और ये डबल बॉन्ड पहले से अटैच यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने पैरेलल सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया, उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि जहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है, एलिमिनेशन होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है वहाँ डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है, और जहाँ पे टोटेमरिज्म हो सकता है वहाँ पे टोटेमरिज्म होता है। अगर उन तीनों केस में एरोमेटिसिटी गेन हो रही हो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होगा। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे एक H आ जाता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटेमरिज्म हो जाता है कि ये जो N है यहाँ से एक H गेन करके डबल बॉन्ड को इस तरफ जो एडजेसेंट कार्बन होता है वहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटेमरिज्म हो सकता है या डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट हो रहा है। वहाँ पे इसको बेनिफिट ये हो रहा है कि वहाँ पे इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वह इस तरह से आता है NH यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R1। यहाँ पे हमारे पास जो ये जो कार्बन था इसके पास हमारे पास एस्टर ग्रुप साथ में लगा था, तो इसको साथ में हम लगा देते हैं एस्टर ग्रुप को। एस्टर ग्रुप जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता वह उसी पोजीशन पे रहता है, यानी COOR। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसी फेस्ट बेनेज सिंथेसिस के सबस्ट्रेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया गैस की, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, फ्यूरान न होकर के पायरोल सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन का जो नाम है वो होता है हेंसेस पायरोल सिंथेसिस। इस तरह से हमने डिस्कस किया फेस्ट बेनेज सिंथेसिस, मॉडिफाइड फेस्ट बेनेज सिंथेसिस, और हम लास्ट में हमने डिस्कस किया हेंसेस पायरोल सिंथेसिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़।